जय हिंद। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और सूचनाएं आपके लिए अच्छे से हम लेकर आए हैं। और ये सूचनाओं का संबंध है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से, और उसमें भी इस सूचना का संबंध है पीएचडी एडमिशन 2022 को लेकर। और पीएचडी एडमिशन का नया फॉर्म आया है। 2 सितंबर को वीडियो बना चुके हैं। 2 सितंबर 2022 को वीडियो का पहला पार्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको पीएचडी की एंट्रेंस की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, डेट और सीट्स के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। फ़ीस की, सीट की और इम्पोर्टेंट डेट्स की। अब कुछ नए अपडेट जो आए हैं वेबसाइट पर, उसकी करेंगे बातचीत। और आपके लिए यदि कुछ सवाल हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और कुछ सवालों के जवाब हो सकता है आपको इसी वीडियो में मिल जाएँ, उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 मिनट का ब्रेक तो नहीं लेंगे, एक डिस्टर्बेंस आ रहा है फ़ोन की वजह से, और साइलेंट कर देते हैं। गर्दन झुकेंगी नीचे, आपको तन कर लेकिन खड़े रहना है। चलिए आ गए, क्योंकि किसी का फ़ोन बज गया था। फ़ोन बजता है तो डिस्टर्ब होता है यदि असमय बजता है। तो अपडेट के सिलसिले में पहला अपडेट है, ये पीएचडी का अपडेट बता रहे हैं। 22 का फॉर्म है और 22 के फॉर्म में नए नियम लागू होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहली बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करते वक्त, या फिर एडमिशन के वक्त, या फिर इंटरव्यू के वक्त, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। सुनने के बाद समझने में तकलीफ हो, कोई भी जानकारी कमेंट करके पूछिएगा। सबसे पहली बात, आपका जो भी रिसर्च एरिया पर अपना टॉपिक बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसकी 5 फोटोकॉपी या 5 कॉपी तैयार रखिएगा जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी आपका सिनॉप्सिस होगा उसमें आपको कुछ चीज़ों को डालना बेहद ज़रूरी है। उसके बिना सिनॉप्सिस कंप्लीट होता नहीं है और माना भी नहीं जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन, आपसे मतलब जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, और आपके विषय का रेलेवेंस क्या है, आज के दौर में क्या उसकी प्रासंगिकता है। ये सब 5-6 बातों को मोटा मोटा, बस तो और कुछ भी बहुत चीज़ें होती हैं, जब इंटरव्यू की डेट आएगी डिटेल में उसकी बातचीत करेंगे सिनॉप्सिस की। अभी मोटा मोटा तैयार कर लीजिए और एक शब्दों में आपको लिखकर इसको तैयार रखना है। हाथ से मत लिखिएगा, टाइप करवाइएगा, उसकी फोटोकॉपी करवाइएगा या प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो करवाना है वो करवाइएगा। ठीक है, 5 कॉपी, 5 पेज का बनाना है, 2 पेज का बनाना है, 10 पेज का बनाना है, ये आपको तय करना है। ये यूनिवर्सिटी फाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात, किस भाषा में टाइप करना है आपको, हिंदी में या इंग्लिश में या किसी और तीसरी भाषा में, इसकी जानकारी आप अपने विभाग से लीजिएगा, जिस विभाग में आपने आवेदन किया है या करेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है कि जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च होगा, एक टॉपिक होगा, उसको इंटरव्यू से पहले आपको सबमिट करना होगा। यानी कि अपने रिसर्च प्रपोजल को, अपने सिनॉप्सिस को आपको इंटरव्यू की डेट से पहले सबमिट करना है डिपार्टमेंट में। फिजिकल मोड पे या ऑनलाइन माध्यम से कैसे सबमिट करना है, इसकी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी, उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, आपको अपने 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जमा करने होंगे या सबमिट करने होंगे एंट्रेंस, इंटरव्यू या फिर एडमिशन के टाइम पे। इसका भी ध्यान रखिएगा। यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, गेट सेट क्वालिफाई हैं, सिलेक्ट क्वालिफाई हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करते वक्त में और इंटरव्यू के वक्त में मांगा जाएगा। अपना कोई भी एक पहचान पत्र या आधार कार्ड, वोटर कार्ड जिसको हम बोलते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड होना ज़रूरी है। और बैंक का प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। बैंक की डिटेल आपसे मांगी जाएगी अप्लाई करते वक्त में। और आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएचडब्ल्यूडी कैटेगरी में, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिप्टी कमिश्नर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और किस अधिकारी का बना हुआ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, एससी एसटी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उसकी पूरी लिस्ट है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि किस अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ही मान्य होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त में। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए। एक और चीज़ कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, किसी भी काम के लिए, तो किसी प्रकार का टीए यूनिवर्सिटी आपको मुहैया नहीं करवाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अपडेट हो गए। कुछ और अपडेट सुनने से पहले कुछ बातों को मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्म आया है नया 21 सितंबर 2022 शाम 6 बजे तक फॉर्म भर दीजिएगा और फीस सबमिट कर दीजिएगा 21 सितंबर रात्रि 11:50 तक। ठीक है, 26 से 27 सितंबर के बीच में
कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और बाकी बातें आपको मालूम ही हैं, फीस आपको मालूम चलेगी। कुछ और अपडेट, कौन से बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मेन बात पर आने से पहले, ये जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं इसकी 3 कैटेगरियाँ हैं। ये जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं इसकी 3 कैटेगरियाँ हैं। फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी की भी 2 कैटेगरियाँ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पीएचडी। एक फुल टाइम पीएचडी है और पार्ट टाइम पीएचडी की 2 कैटेगरियाँ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी प्रोस्पेक्टर में, और क्या क्या कंडीशन होती हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदनकर्ता को, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने पेपर होने चाहिए, ये सब जानकारी आपको प्रोस्पेक्टर मिल जाएगी। और पूर्व की कई वीडियो देखेंगे, खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी का या फिर इलाहाबाद का या बीएचयू का या फिर जामिया का या फिर इंदौर वाली का भी, उसमें मैंने पार्ट टाइम पीएचडी का रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डिटेल में बताया है। उन वीडियो को देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अब कुछ अपडेट और आए हैं। यदि आप नेट हैं और नेट प्लस फेलोशिप है आपके पास, यदि आप गेट क्वालिफाई हैं, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, यदि आपने सिलेट पास किया है, जो स्टेट का होता है ना नेट, इसे स्टेट लेवल एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, यदि आपने ये सब पास किया है तो आप 100% एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के साथ साथ आप लोगों को किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा भी नहीं देनी है, आप लोग एग्जाम्प्टेड हैं। इसके अलावा यदि आप इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव क्लियर क्वालिफाई एनी एंट्रेंस टेस्ट रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी हैविंग एन ओके। क्या अच्छा नियम आया है, देखिए कितना बेहतरीन नियम है। आपने यदि कोई ऐसी प्रवेश परीक्षा पास की है, यदि आपने कोई ऐसी प्रवेश परीक्षा पास की है किसी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट की जो NIRF की रैंकिंग में टॉप 10 में आती है, यदि आपने कोई ऐसी परीक्षा पास की है जो NIRF की रैंकिंग में टॉप 10 में आती है, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, एग्जाम्प्टेड है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसके अलावा यदि आपने ICHR, ICSSR, ICMR, ICAR, DVT, DAE, DST, DRDO, UGC या CSIR की कोई परीक्षा या स्कॉलरशिप प्राप्त है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चयनित कर लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ बातों का जिक्र नहीं है, जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो भर सकते हैं और बेनिफिट है, पहले उसको ध्यान से समझिए और सुनिए और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो वीडियो को, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है ये, क्योंकि एक वीडियो में सारी जानकारी कवर नहीं हो सकती है और मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि आपको सवाल पूछना पड़े। आपके पास सवाल छोड़ेंगे ही नहीं तो सवाल पूछेंगे क्या आप, ठीक है। तारीफ़ तो करिएगा मत, तारीफ़ अपने दुश्मनों की ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुश्मन हमको सिखाता है कि समाज में कैसे जीवित रहना है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। इसके अलावा यदि आपने AICTE की परीक्षा पास की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। मैंने पहले आपको बताया था ना कि पार्ट टाइम पीएचडी की भी 2 कैटेगरियां हैं, तो इसमें एक आया है एक्सटर्नल पीएचडी के लिए। जो पार्ट टाइम में एक्सटर्नल पीएचडी करेंगे, यदि स्पॉन्सर्ड हैं वो कैंडिडेट तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो फीस थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी की। मैं आपको पहले ही बता दूं 33,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फ़ीस है रेगुलर माध्यम से। कितना? 33,518 रुपये के आसपास फ़ीस है पीएचडी के फर्स्ट ईयर की रेगुलर माध्यम से। पार्ट टाइम की तो और ज़्यादा है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। पुनः आते हैं अपने अपडेट पे। एक और चीज़ इसमें कही गई है, क्योंकि ये जानकारियाँ बड़ी बारीक हैं, समझने में मुझे भी समय लगेगा और आपको भी समझने में समय लगेगा। यदि आप टीचर हैं कहीं या रिसर्च प्रोजेक्ट पे कहीं काम कर रहे हैं तो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और आपको भी एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा। लेकिन आप टीचर और रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कहीं कर रहे हों, अगर वो फुल टाइम में है तो ही आप एग्जाम्प्टेड हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो इन फॉर्म को भरेंगे वो सभी ऑनलाइन होगा और इंटरव्यू भी आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू भी आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से है और सोनॉप्सिस ज़रूर बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। सोनॉप्सिस सभी को सबमिट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू ऑफलाइन मोड भी दिया है इसमें,
और ऑनलाइन का भी दिया है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी। तो आपको कौन सा चूज़ करना है इंटरव्यू का मोड, ये आपको पहले बताना होगा। वेन्यू मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, SH7 गया, पंचपुरा रोड, विलेज खकरा, पोस्ट फतेहपुर, गया 824236 ये पिन कोड है। ये ऑफलाइन का इंटरव्यू का मोड है, वेन्यू है। और ऑनलाइन आप स्काइप के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, दोनों ही माध्यम दिए गए हैं, किसी एक का चयन आपको करना है, विशेष ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, नियम बता दिए। अब अगले अपडेट, कौन से ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, उसको बताने से पहले ये जितने भी सीटें आई हैं, इसके अलावा कुछ महीने में फिर से फॉर्म निकलेंगे। ये जो सीटें आई हैं, इसके अलावा कुछ महीने के बाद इसी साल में 2022 खत्म होने से पहले फिर से PhD के फॉर्म निकलेंगे, और उसको कौन भर सकता है वो भी आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए। उसको खबर जानने से पहले अब ये सुन लीजिए कौन से कैंडिडेट हैं जो इस वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आए हैं PhD के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिनका किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप में या फेलोशिप में अभी तक चयन या सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे कैंडिडेट्स फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे ना पहले, जैसे कि आपको नाम बताए थे मैंने UGC, CSIR, AICTE, DRDO, DBT, DAE, ICAR, DST, ICMR और ICHR और ICSSR। यदि आपने इस प्रकार के कोई प्रवेश परीक्षा या पास नहीं की है, कोई स्कॉलरशिप की फेलोशिप नहीं है, तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपने UGC नेट या CSIR नेट पास नहीं किया है, तो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास UGC नेट प्लस नेशनल फेलोशिप है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपके पास UGC नेट है और प्लस नेशनल फेलोशिप है तो आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपके पास नेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और एक और अपडेट, यदि आपके पास UGC नेट प्लस NF है तो आपको फेलोशिप भी दी जाएगी, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यदि आपके पास नेट नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनकी प्रवेश परीक्षा तो होनी नहीं है, अब तक बातों से मालूम चल चुका होगा आपको, सभी बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं। और जो मैंने पहले आपको बताई थी लगभग 2 मिनट पहले कि दोबारा से फॉर्म आएंगे, वो फॉर्म उन बच्चों के लिए आएंगे, उन कैंडिडेट्स के लिए आएंगे जो अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अभी कौन फॉर्म नहीं भर सकता है वो आपको जस्ट मैंने बताया 1 मिनट पहले। यदि आपके पास नेट नहीं है, JRF नहीं है, गेट नहीं है, सेट नहीं है, सिलेक्ट नहीं है, ICHR, ICMR, ICSSR, DST, DBT और ये सब कोई स्कॉलरशिप आपके पास नहीं है, जब दोबारा फॉर्म आएगा PhD का, पार्ट टाइम और फुल टाइम का, तब आप फॉर्म को भरिएगा। और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर उन सीटों पर एडमिशन होगा, और बहुत जल्दी ही उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और मेरे YouTube चैनल पर भी। तो आपने अपना बेशकीमती 13 से 14 मिनट का समय दिया, मेरी बकवास को सुना और कितना बर्दाश्त किया, ये तो आप लोग बताएंगे। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मैं आपको तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि तीनों अपडेट देख लीजिएगा। कुछ सीट को लेकर अपडेट आए हैं, कुछ फीस को लेकर अपडेट आए हैं, कुछ प्रपोजल को लेकर अपडेट आए हैं, कुछ सिनॉप्सिस को लेकर अपडेट आए हैं, और कुछ नए नियम इंक्लूड किए गए हैं प्रॉस्पेक्टर क्योंकि आया है। तो हैदराबाद के वीडियो देखिएगा और ये भी वीडियो देख लीजिएगा, दोनों तीनों आपको हेल्प हो जाएगी। और कोई और सवाल आपके मन में पैदा हो चुका होगा अभी तक, तो वैसे तो सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात। और बस यही सब कुछ है। आपके पास भी कोई सूचना हो, कोई बात हो बताने वाली, पूछने वाली, तो कमेंट बॉक्स में इसका स्वागत है। आप शब्दों से बचिएगा और नैतिकता का पालन करते हुए अपने सवालों को पूछ लीजिएगा। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का ख्याल रखिएगा और पुस्तकों को थोड़ा पढ़िए। पढ़ेंगे, शब्दों को समझेंगे और शब्दों को समझेंगे, विचार प्राप्त करेंगे, और विचार आपके पास होगा तो वैचारिकी होगी। यदि वैचारिकी होगी आपके पास तो चीज़ों को प्रस्तुत करने की और चीज़ों को समझने की एक समझ विकसित करने की क्षमताएं आपके अंदर विकसित हो जाएंगी, उद्दीप्त हो जाएंगी, प्रज्वलित हो जाएंगी। एक विस्फोट सा होगा, और सूचनाओं का विस्फोट होना बेहद ज़रूरी नहीं है, बल्कि सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित करना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद।